राष्ट्रीय संबंध और विश्व राजनीति, दो जो शब्दावली है इसका अंतर क्या है और दोनों का संबंध कैसा है। तो एक तो बात यह होगी इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वह कुछ बुनियादी शब्दावली है या शब्द है जिन पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे शक्ति है, ध्रुवीयता है, शक्ति संतुलन है। इस तरह की जो संकल्पनाएं हैं उनकी समझ का होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी दो देश या दो से अधिक देशों का संबंध अगर हमें समझना है या विश्व स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं उनकी जानकारी पूरी रखनी है, तो हमें इस विषय की कुछ बुनियादी संकल्पनाओं की समझ अवश्य होनी चाहिए। वो चाहे राजनीति से जुड़ती हो या राजनीति विज्ञान विषय से जुड़ता हो या अंतर्राष्ट्रीय विधि से जुड़ती हो या सिद्धांतों से जुड़ता हो, तो हमें कुछ बुनियादी बातों की संक्षेप में समझ का होना आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है, रेदर ऐसा कहूँ तो, ताकि हम कोई भी घटना हो, किसी भी तरह का वक्तव्य हो, हमारी विदेश नीति हो या दूसरे राष्ट्रों के आपस के संबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, कोई भी संधि समझौता हो, सभी प्रकार की चीज़ों की समझ विकसित करना हमारे लिए बहुत सरल होता है। इसलिए कुछ बातों की चर्चा आज की कक्षा में कर रहे हैं हम लोग। जैसे दूसरा जो होगा वह होगा शक्ति की संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तीसरा है शक्ति के प्रकार, टाइप्स। चौथा एक संकल्पना में चर्चा करूंगा आपके लिए, वह है शक्ति त्रिकोण की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ट्रायंगल। इसके बाद जो हमें पढ़ना चाहिए वह है ध्रुवीयता, पोलैरिटी। पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। हमने सुना भी है आपने कि द्विध्रुवीय विश्व था, बाइपोलर वर्ल्ड था, या अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ऐसी बहुत बार चर्चा होती है। तो ध्रुवीयता की संकल्पना क्या है इसकी समझ होनी चाहिए हमें। इसके बाद जो छठा है वह है शक्ति संतुलन की संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इतना करने के बाद अगर आज की कक्षा में हमारा समय बचता है तो उस पर हम लोग बात करेंगे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख सिद्धांत। ऑब्वियसली इसको हम संक्षेप में बात करेंगे, बहुत विस्तार से इसका गूढ़ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि यह विषय जो हम पढ़ रहे हैं वो सामान्य अध्ययन का विषय है। इसलिए तो इस रूप में हम इतनी बातों पर चर्चा करेंगे अभी। और कुल मिलाकर ये 7 जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, इन पर हम अगर पहले चर्चा कर लें तो जैसा भी मैंने कहा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व राजनीति पर।
इसमें सबसे पहले एक चीज समझनी है कि विश्व की जो राज्य प्रणाली है, ग्लोबल स्टेट सिस्टम जिसको कहते हैं, ग्लोबल स्टेट सिस्टम में हमें यह देखना होता है कि राष्ट्रों के हित कौन से हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण हित, राष्ट्र का हित क्या है और कैसे वो अपने हित को साधने का प्रयास करता है, और अगर ऐसी इसमें जो व्यवधान आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान वो कैसे करता है। तो अगर हम एक स्केच करें इसको कि यह वैश्विक राज्य प्रणाली है, ग्लोबल स्टेट सिस्टम है यह, जिसमें बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, इस तरह से बहुत सारे राज्य का मतलब यहां राष्ट्र राज्य से है, नेशन स्टेट है, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस, जापान। ये तो वैश्विक राज्य प्रणाली में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन समस्या इसकी क्या है कि एक कोई सरकार इसमें नहीं होती जो इन सबों को नियमित या नियंत्रित करे। जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें कि भारत की सीमा के अंदर जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों पर एक लंबवत नियंत्रण भारत के संघ सरकार का है। संविधान में हमने पढ़ रखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो संघ सरकार का एक वर्टिकल कमांड, एक लंबवत नियंत्रण राज्यों पर होता है, या ऐसा कहें कि संघ सरकार या केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकते राज्य भारत जैसे। यही स्थिति अमेरिका में भी है, यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है। लेकिन विश्व स्तर पर अगर ऐसी विश्व राज्य प्रणाली को देखा जाए तो इसमें कोई भी एक सरकार ऐसी नहीं है जो सभी राज्यों को नियंत्रित करे और नियमित करे। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक जो राष्ट्र राज्य है वो संप्रभु है। इसको कहा जाएगा कि वैश्विक राज्य प्रणाली क्या है? इस संप्रभु राष्ट्र राज्यों का समूह है और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में उनकी अंतःक्रिया होती है, जिनके बीच विभिन्न स्तरों पर अंतःक्रिया होती है। ये एक स्थिति बनी हुई है और ऐसा हम मान सकते हैं कि सभी की इच्छा यह होती है कि वो संघर्षरत नहीं हो और सुरक्षा, शांति, स्थायित्व बनी रहे, जिसको कहते हैं कि विश्व व्यवस्था बनी रहे। तो वैश्विक राज्य प्रणाली में जो राज्यों का समूह है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इसका जो उद्देश्य होता है वह है विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखना, अर्थात विश्व व्यवस्था बनाए रखना, यह इसका उद्देश्य है। निश्चित रूप से आदर्श है, इसके पीछे आदर्शवाद है। अब इस पूरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्याएं इन राज्यों को क्या हो सकती है? मान लिया एक राज्य मैं और बनाऊं, यहां स्टेट 5, तो स्टेट 1 और स्टेट 5 में जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच की सीमा मिल रही है, अर्थात दो राज्यों में के बीच सीमा की साझेदारी है। ऐसी स्थिति में इस राज्य को इससे और इसको इससे, मतलब S1 को S5 से और S5 को S1 से सुरक्षा का खतरा बना रहता है। ऐसा कहा जाए कि जितने भी राज्य हैं विश्व राज्य प्रणाली में, सभी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैं और
निश्चित रूप से सभी राज्यों को दूसरे राज्यों से असुरक्षा होती है, इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा करना सभी राष्ट्रों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र हित है, ऐसा कहा जाएगा। फिर से कि पूरी वैश्विक राज्य प्रणाली में जितने राष्ट्र राज्य हैं वो सब संप्रभु हैं, आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं। उद्देश्य उनका है कि विश्व व्यवस्था बनी रहे और शांति, स्थायित्व और सुरक्षा स्थापित रहे। लेकिन सभी राज्यों को आपस में एक दूसरे से किसी न किसी तरह से असुरक्षा की भावना उनमें होती है और वो सदैव ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे, और यही उनका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र हित होता है। हम यह भी जानते हैं कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा राष्ट्र हित है। क्यों है ऐसा? यह प्रश्न अगर मस्तिष्क में आता है तो उसका कारण यह है कि जब भी कोई राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे हम, तो आपने पढ़ा होगा पहले से या जानते होंगे कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। सबसे पहले एक परिभाषित क्षेत्र है, फिर उसकी स्थायी जनसंख्या है, फिर उसकी एक सरकार है और उसकी संप्रभुता है। तो कोई भी राज्य है उसका अपना जो क्षेत्र होगा, अगर यह क्षेत्र दूसरे के द्वारा अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लिया जाए तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस कारण राज्य की सुरक्षा उस राज्य का सर्वोपरि राष्ट्र हित माना जाता है। इस कारण से ऐसा कहा जाएगा कि वैश्विक राज्य प्रणाली में सभी राष्ट्र राज्य जो संप्रभु इकाइयां हैं, उनमें सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखते हुए वो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं ताकि उनमें असुरक्षा नहीं हो और उनका सर्वोपरि जो राष्ट्र हित है वह सदा रहे और उनको उनके अस्तित्व का किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं हो। यह विश्व राज्य प्रणाली की स्थिति है। यही कारण है कि जब यह अंतःक्रिया करते हैं तो आपसी संबंधों का निर्माण होता है। जब आपसी संबंध बनेंगे तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी। जैसे भारत को अमेरिका से कुछ चाहिए तो अमेरिका को भारत से कुछ चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हर क्षेत्र में स्वावलंबी नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र की निर्भरता दूसरे राष्ट्र पर बढ़ती है। अगर हम अंतर्निर्भरता को इस स्तर पर ला दें कि बिना उसकी सहायता के हमारा राष्ट्र काम नहीं कर सकता या बिना हमारी सहायता के वह राष्ट्र काम नहीं कर सकता, तो जब पूरी तरीके से 2 या 2 से अधिक राष्ट्र अंतर्निर्भर हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर असुरक्षा की जो भावना है वह घट जाती है। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो विश्व शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ेगा। यही रीजन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग अलग स्तरों पर, वो स्तर क्या होगा? राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, संस्कृति है, पर्यावरण है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। ऐसे विभिन्न स्तरों पर जब हम अंतःक्रिया करके संबंधों की स्थापना करते हैं तो परस्पर अंतर्निर्भरता बढ़ती है और विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ती है और सभी राष्ट्रों के लगभग सभी हित साधने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार या मूल तत्व अंतर्निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस है। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ऐसे लिखा जाए कि चूंकि परिभाषित क्षेत्र प्रत्येक राज्य के अस्तित्व का एक अनिवार्य तत्व है, अतः
क्षेत्र की सुरक्षा प्रत्येक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रहित है। यही उसका सबसे बड़ा राष्ट्रहित है। अब इसके बाद क्या होगा? ऐसे हित को साधने के लिए राज्यों के बीच विभिन्न स्तरों पर अंतःक्रिया होती है जो उन्हें अंतर्निर्भर बनाती है। इस कारण यह कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य ऐसे स्तरों पर वह अंतःक्रिया है जिससे वो सभी राष्ट्र अंतर्निर्भर बनते हैं और इसका उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की स्थापना करना है। अब इसको आगे ले चले, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच उनके हितों को साधने के लिए परस्पर अंतःक्रिया है जो उन्हें अंतर्निर्भर बनाती है। जो उन्हें अंतर्निर्भर बनाती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल सैद्धांतिक तत्व अंतर्निर्भरता है। यह कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इस आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। दायरा इसका बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें राजनीति भी है, अर्थव्यवस्था भी है, समाज भी है, संस्कृति भी है, सारी बातें हैं, इसलिए इसका दायरा निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। तो बहुत व्यापक संकल्पना है और सभी राज्य इसमें आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच परस्पर इंटरैक्शन होता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और जिसका उद्देश्य है, जैसा अभी मैंने कई बार कहा, कि विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बनाए रखना इनका मूल उद्देश्य है। इस आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा जो शब्द है हमारे लिए वह है विश्व राजनीति। राजनीति का अर्थ यहां पर हो रहा है विश्व में राज्यों की जो अपनी नीतियां हैं, ऐसी नीतियां जो राष्ट्रों ने बनाई हैं, संप्रभु राष्ट्रों ने, जो विश्व के हित को साधने में सहायक होती हैं। विश्व का हित क्या है और राष्ट्र का हित क्या है? तो राष्ट्र का हित सुरक्षा का, सबसे बड़ा तो सुरक्षा का हित है, उसके बाद आर्थिक विकास का हित है, समाज में स्थिरता का हित है, पर्यावरणीय हित है, अधिकारों के संरक्षण का हित है, बहुत सारे हित हैं राष्ट्रों के। विश्व का हित क्या होगा? तो मान लिया एक उदाहरण लें कि पर्यावरण
की सुरक्षा अगर होती है, जलवायु परिवर्तन जैसे अभी बहुत चर्चा में है कि जलवायु परिवर्तन के जो जोखिम बढ़ रहे हैं वह किसी एक राष्ट्र की क्षति तक सीमित नहीं है, वो सभी राष्ट्रों को समान रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर उस जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को घटाना है या पर्यावरण का संरक्षण करना है तो सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर एक नीति बनाकर उसका पालन करना होगा, तभी जाकर हम उस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण अगर देखें, आतंकवाद से सभी राष्ट्र प्रभावित हो सकते हैं, कोई एक राष्ट्र तक वह सीमित नहीं है। इट इज अ ट्रांसनेशनल क्राइम, पराराष्ट्रीय है, राष्ट्रों की सीमा से बाहर है वह। ऐसी स्थिति में भी एक नीति पर काम करने वाली एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक हम एक दूसरे को सुरक्षित नहीं कर सकते और आतंकवाद से प्रभावित होते रहेंगे। तो ऐसे जितने भी वैश्विक हित हैं, उन वैश्विक हितों को साधने के लिए जब हम नीतिगत पहल करते हैं, राष्ट्रों के द्वारा जब नीतिगत पहल की जाती है तो प्रयास यह किया जाता है कि सभी राष्ट्र उससे सहमत हो जाएं, अर्थात आम सहमति विकसित हो, और आम सहमति के आधार पर अगर हमने नीति निर्माण किया है तो उस नीति को लागू करने में भी सरलता होगी। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि सभी राष्ट्र एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो उस समस्या का समाधान करने में उन्हें सरलता होगी और परस्पर सहयोग करते रहेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैश्विक हितों जैसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं, पर्यावरणीय, सुरक्षात्मक आदि, को साधने के लिए संप्रभु राष्ट्रों द्वारा आम सहमति से की गई नीतिगत पहलों और उनके कार्यान्वयन का अध्ययन करते, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और आम सहमति से कर रहे हैं। अब क्या लिखा जाएगा कि अतः विश्व राजनीति की संकल्पना में अंतर्निहित मूल सैद्धांतिक तत्व आम सहमति या कंसेंसस है। तो जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्र के हितों की बात करता है और अंतर्निर्भरता पर आधारित कार्य करता है, वहीं विश्व राजनीति वैश्विक हितों के लिए कार्य करती है और उसका मूल तत्व आम सहमति है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति में अंतर क्या हुआ कि एक तरफ वो राष्ट्र के हित साधती है और उसका जो मूल आधार है वह राष्ट्रों के बीच अंतर्निर्भरता है। दूसरी तरफ विश्व राजनीति वैश्विक हितों को साधने का कार्य करती है और इसका मूल सैद्धांतिक तत्व आम सहमति है। इस रूप में हम दोनों शब्दावली को समझ सकते हैं। अब अगर यह कोई पूछता है, मान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना क्यों की जाए, का उत्तर हमारे पास है कि राष्ट्र के हित साधने के लिए, परस्पर अंतर्निर्भरता के लिए, सुरक्षा के लिए, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक
अलग अलग स्तरों पर अंतःक्रिया के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए, ऐसे बहुत सारे कारक हैं या कारण हैं जिनसे राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कार्य किया जाता है और उसके लिए उन्हें नीतिगत पहल करने की आवश्यकता होती है। यह तो एक संकल्पना हुई कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व राजनीति में क्या फर्क है। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है हमारा, वह है शक्ति की संकल्पना। अलग अलग विचारकों ने, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने शक्ति को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे किसी ने कहा कि शक्ति लक्ष्य है, किसी ने कहा कि शक्ति प्रभाव है, किसी ने कहा कि शक्ति क्षमता है। देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट परसेप्शंस टुवर्ड्स पावर। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। सामान्य अध्ययन के छात्र होने के नाते हम किसी एक विचारक के विचार पर तो अपना उत्तर नहीं लिख सकते, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए या करना होता है कि हम ऐसे बहुत सारे विचार जो हमारे सामने रखे गए हैं उनका या तो निचोड़ करके हम अपनी एक भाषा में उसको लिखें, या सभी तरह की संकल्पनाओं का मिश्रण करके और तब एक हम अपनी बात कहें। हम किसी एक विचारक की तरफ अपना झुकाव प्रदर्शित नहीं कर सकते, यह सामान्य अध्ययन की आवश्यकता है। तो भले विचारकों, अलग अलग विचारकों ने इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है, हमारा उद्देश्य यह होगा कि सभी की परिभाषाओं की समझ विकसित करके हम उनका समायोजन करें, एडजस्टमेंट करें, एक दूसरे के साथ ब्लेंड करें, उसको मिश्रित करें और उसके बाद एक नई परिभाषा के तौर पर हम उसकी व्याख्या करें। तो जैसे मैकियावेली और मॉर्गेंथो जैसे विचारकों ने कहा कि पावर इज अ गोल, शक्ति जो है वह लक्ष्य है जिसके लिए वह अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का विस्तार करता है। हर राष्ट्र का जो अंतिम लक्ष्य है वह शक्ति प्राप्त करना है और उसी कारण से वह आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ाता है अपनी, ताकि उसकी शक्ति पूरे विश्व में सबसे अधिक हो। यह उसका लक्ष्य है। वह चाहता है कि वह विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर जाए। यह विचार है मैकियावेली और मॉर्गेंथो जैसे विचारकों का। दूसरी तरफ थॉमस हॉब्स जैसे विचारक ने कहा कि शक्ति एक क्षमता है जो किसी राष्ट्र के सीमा के अंदर उपलब्ध उसके संसाधनों और संसाधनों के दोहन की क्षमता के पर निर्भर करता है। तो जितनी उसकी क्षमता अंदर से बढ़ती जाएगी वह शक्तिशाली राष्ट्र होता जाएगा, और यह कहा जाएगा कि अगर उस राष्ट्र की क्षमता बहुत अधिक है वह सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। इस रूप में हॉब्स ने उसको परिभाषित किया है। और तीसरा, केनेथ वॉल्ट्ज यह कहा कि पावर इज इन्फ्लुएंस, शक्ति जो है वह प्रभाव है और अपनी बात दूसरे से मनवाना यह उसका उद्देश्य होता है। और जब हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा कोई संस्था या कोई राष्ट्र हमारी बात स्वीकार करने के लिए या तो सहमत हो जाता है या बाध्य हो जाता है। इस रूप में वॉल्ट्ज ने कहा कि शक्ति एक प्रभाव की संकल्पना है। इस आधार पर शक्ति को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह कहा जाएगा कि मैकियावेली और मॉर्गेंथो के अनुसार शक्ति एक लक्ष्य है जिसके लिए प्रत्येक राज्य अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताएं
बढ़ाता है। यह विचार, इसका मतलब कि हमें यह देखना है कि शक्ति एक मूल तत्व क्या हो गया कि शक्ति एक लक्ष्य है, पावर इज अ गोल इनके अनुसार। अब दूसरा, किसी राज्य की क्षमता, कैपेसिटी है जो उसके पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। इसका मतलब हॉक्स के अनुसार शक्ति किसी राज्य की क्षमता है। यह बात कही हॉब्स ने। और तीसरी बात जो कही केनेथ वॉल्ट्ज ने कहा कि शक्ति प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, जिससे कोई राज्य अपनी बात को स्वीकार कराने के लिए किसी अन्य राज्य को सहमत या बाध्य करता है। तो यहां हो गया शक्ति प्रभाव है। तीन बातें हमारे पास आ गई। अब इसको देखें, शक्ति, इसके तीन अवयव हैं। ऐसे देखें, लक्ष्य या गोल, क्षमता या कैपेसिटी, और प्रभाव या इन्फ्लुएंस। तो हमारे लिए ये तीन उसके तत्व हो गए। भले उसको अलग अलग विचारकों ने परिभाषित किया है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता किसने परिभाषित किया है, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम शक्ति की संकल्पना पर बात कर रहे हैं तो मैकियावेली और मॉर्गेंतो ने कहा कि यह एक लक्ष्य है, हॉब्स ने कहा कि यह क्षमता है, और वॉल्ट्ज ने कहा कि इन्फ्लुएंस है। अब इसको हमने यह कह दिया कि ये तीनों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और हमें यह देखना है कि शक्ति के तीन अवयव होते हैं और तीन उसके अनिवार्य तत्व होते हैं। इसी आधार पर कोई भी राज्य कार्य करता है। अब उसको कैसी शक्ति चाहिए, अंतिम रूप से क्या चाहता है। अगर तीनों पर गौर करें बहुत गंभीरता से, तो प्रभाव वाली जो बात आती है सामने हमारे, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर राष्ट्र यह चाहता है कि वह जो बात कहे उससे पूरा विश्व सहमत हो या बाध्य हो। हर राज्य की यह मंशा है। तो प्रभाव के रूप में वह एक लक्ष्य है, और प्रभाव बढ़ाने के लिए हमें अपनी क्षमता का विकास करना होगा।
इसका मतलब हुआ कि हम अंतिम उद्देश्य जो है हमारा अपने प्रभाव को बढ़ाना है। इस कारण से हम शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अलग अलग लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और अपनी क्षमताएं बढ़ाते हैं। तब जाकर हम अपनी नीतियों से, अपनी बातों से राष्ट्र को या विश्व को इस रूप में प्रभावित करते हैं कि वह हमारी बात मानने के लिए या तो सहमत हो जाए या पूरी तरीके से बाध्य हो जाए। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है शक्ति के त्रिकोण की संकल्पना।